अच्छा, मुझे लगा कि हाँ है। तो थर्मोमेट्री से करते हैं स्टार्ट, बहुत बेसिक है। कि टेम्परेचर स्केल का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, होना ही था, हो गया। तो टेम्परेचर स्केल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर एक तो बहुत ही अजीब सी चीज है, जिसको मेजरमेंट करने का भी एक बड़ा अजीब सा खेल है। हमें पता नहीं है बिल्कुल कि टेम्परेचर का स्केल का स्टार्टिंग कहाँ से करें, कुछ पता है क्या? अब गर्मी बढ़ गया या कम हो गया डिपेंड करता है। अगर कोई इंडिया के विंटर में कोई आ जाए अगर अंटार्कटिका से, तो उसके लिए समर हो जाएगा, क्योंकि वहां का समर होता है -10 डिग्री, और विंटर होता है -40, -50, पता नहीं कितना होता है। तो उनके लिए तो जीरो भी समर है ना। विटनेसिंग जीरो लाइक, हाँ कितना अच्छा मौसम है, नाइस है। यहाँ पे लोग ठीक उठ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल रजाई में घुसे हुए अंदर, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ठंड खत्म होगा, बाहर निकलेंगे। तो बात क्या है कि अगर किसी के परसेप्शन को हम मेजरमेंट का जरिया बनाए तो गलत हो जाएगा। किसी के परसेप्शन के हिसाब से मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो जब हम कुछ डिजाइन करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए कुछ बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस देखना होता है, एक ऐसा रेफरेंस जो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा रेफरेंस जो नष्ट ना हो, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी क्लैमिटी। जैसे कि अगर वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो क्या उससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा क्या, या बॉइलिंग पॉइंट? अगर 1 ATM के अंदर पानी बॉयल होता है 100 पे, जिसे हम कहते हैं 100 पे, या मान लो कि 100 नहीं पता है मैं, कुछ होता होगा, लेकिन बॉइलिंग जब भी होता है किसी खास टेम्परेचर पे, वो तो इवेंट फिक्स है। यानी कि जब हम कुछ भी सिस्टम बनाते हैं तो हम रेफरेंस ऐसा चूज करते हैं जो कि एक तो इनडिस्ट्रक्टिबल हो, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, और रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी कि आसानी से हम उसको लैब में कहीं भी रिप्रोड्यूस कर ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखो लफड़ा क्या है। मान लो कि वेट्स एंड मेजर में हमने 1 kg को डिफाइन किया कि एक प्लाटिनम इरिडियम सिलेंडर है, जो कि रखा हुआ है फ्रांस सेवरेस में, रखा हुआ कहीं, ठीक है। और मैं गया और वहां पे पूरा बम फोड़ दिया, सब तोड़ फोड़ के, मतलब प्लाटिनम सिलेंडर उड़ा दिया मैं। अब दुनिया के पास रेफरेंस ही खत्म हो गया। इशू क्या है? एक तो डिस्ट्रक्टेबल है वो, और जब डिस्ट्रॉय होगे तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका कोई कॉपी है ही नहीं तुम्हारे पास। हालांकि उसकी कॉपी बहुत सारी बना के भेज दी गई है हर कंट्री को, लेकिन मान लो कि मैंने पूरा दुनिया का सारा रिसोर्स ला के सारे डिस्ट्रॉय कर दिया, जितने कॉपी थे सब एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिए। प्लान इतना फुल प्रूफ था, बिल्कुल धूम 5 की तरह, और हो गया डिस्ट्रॉय। सवाल ये है कि हमेशा डेफिनेशन ओवर द पीरियड हम मॉडिफाई करते रहते हैं, ताकि इन सभी बीमारियों से हम बच सके। क्या क्या बीमारी है? वर्ल्ड वॉर, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेटी, कुछ भी ऐसा होता है तो, अर्थक्वेक। अब मान लो कि जितने जगह पे हमने छिपाया था वही अर्थक्वेक में सब अंदर चला गया, यानी कि अर्ध हो गया वो, है ना। अब अर्ध हो गया तो फिर हड़प्पा मोहनजोदारो आज से 5,000 साल बाद मिलेगा लोगों को, बोलेंगे काफी डेवलप सिविलाइजेशन था, उनके पास सिलेंडर था, है ना, प्लाटिनम रेडियम, उसमें 1 kg लिखा हुआ था, लोग खुश होंगे पढ़ के। हाँ, बड़े पढ़े लिखे लोग थे पहले भी, बोलेंगे हाँ हाँ, पढ़े लिखे लोग थे पहले भी, और हमें हमारे सारे जो मेजरमेंट हैं ऐसे मिलेंगे उनको। तो लोगों ने सोचा कि मेजरमेंट इस तरह का बहुत ही बकवास है ना। अब हम टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट तो नहीं हो सकता, टेम्परेचर कोई ऐसा महसूस तो नहीं कर सकता कि हाँ हाँ, अरे 32 डिग्री है लग रहा है, अरे 36 डिग्री लग रहा है मुझे तो आज। कभी ऐसे बात किया क्या कि अरे आज तो पूरा 37 डिग्री फील हो रहा है मुझे तो? कभी ऐसा होता ही नहीं है, कोई इंसान ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मुझे फील हो रहा है ओ माय गॉड -2, ओ माय गॉड। अच्छा, वो पढ़ के बता सकता है कि -2, क्योंकि उसने पढ़ लिया एक्टिव वेदर पे या न्यूज पे कहीं पढ़ लिया। लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं फील करेगा, बाहर निकला ओ माय गॉड -30 -30 डिग्री सेल्सियस, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ कोई कहता ही नहीं ऐसा। ठंड लगती है, लगती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मेजरमेंट में कुछ दो तरह की बातें हैं। और बात यह है कि टेम्परेचर जब चेंज होता है ना, तो उसका इफेक्ट बहुत सारे जो
सब्सटेंस है दुनिया में उस पर भी पड़ता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने से मान लो कि मेटल एक्सपेंड हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं एक इवेंट, जो कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें दुनिया में ऐसी चीजें ढूंढना है जो टेम्परेचर चेंज होने से उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे कि लेंथ बढ़ जाए, है ना, या अगर मर्क्यूरी का किसी ट्यूब में तो एक्सपेंड कर जाए, या किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, है ना, या कोई गैस एक्सपेंड कर जाए, या कोई गैस का चेंबर में प्रेशर बढ़ जाए। ये सारे क्या है, ये इफेक्टिव तो है उसके। अब अगर ये हम इस्टेब्लिश कर दें, ये सारे प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल है। कैसे? तो भाई करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो तुमने ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ तो अच्छा, ग्राफ तुम नहीं बना सकते हो टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने हीट सप्लाइड वर्सेस प्रॉपर्टी का जो चेंज हो वो देख लिया, और वहां से हमने धीरे धीरे देखा कि हाँ, ये रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल हो रहा है। और ये सब पहले हो चुका है, इतना परेशान मत होना कि सर आज हमें लगता है कि पूरा बाहर निकलवा के एक्सपेरिमेंट करवा के ही मानेंगे। कि जाओ करके आओ, गैस जलाओ, वायर को गर्म करो, एक्सपेंशन देखो, बढ़ने का रिकॉर्ड लेके बम आओ। बम फोड़ो। नहीं, बम वम फोड़ने वाला काम नहीं करना है हमें। उससे बचने के लिए तो बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यानी कि हर एक सब्सटेंस में कुछ टेम्परेचर सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि टेम्परेचर का वेरिएशन करने पे उसकी वो प्रॉपर्टी चेंज आती है। वो लेंथ हो सकता है, गैस का प्रेशर हो सकता है, गैस का वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, वायर का रेजिस्टेंस हो सकता है ना, लिक्विड का एक्सपेंशन हो सकता है। तो हम इन सबको कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, और हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनली वैरी कर रहा है। तो हमने दुनिया में बहुत मेहनत करके, मशक्कत करके हमने कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ लिया है, और वही चला आ रहा है सदियों से। और तुम्हें भी वही पढ़ाऊंगा मैं भी तुम्हें वही हिस्टोरिकल बातें बताऊंगा, जो कि मेरे बाप दादा ने पढ़ा था और हमें सिखाया गया किताबों को थ्रू। फिर मैंने सीखा, तुम भी सीखोगे, वही फालतू वाली बातें सीखो। तो अभी तो काफी एडवांस हो चुका है, अब तो हमारे पास सेंसर्स हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं। और सॉलिड स्टेट डिवाइस की खास बात क्या है कि दे आर वेरी सेंसिटिव। तो अगर मुझे बहुत हाई एक्यूरेसी रीडिंग चाहिए, तो वायर का एक्सपेंशन 0.01 डिग्री पे तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो जहां पे बहुत ही बारीकी से हमें वेरिएशन चाहिए, वहां पे हम सेमी कंडक्टर डिवाइसेस को एज ए सेंसर यूज करते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर से बहुत ही सेंसिटिव होती है। और ये बून भी है, ये बेन भी है, ये ब्लेसिंग डिस्गाइज है ना। एक तो ये बेन ये है कि ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो जल जाएगा, इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा यहीं पे खराब हो जाता है। इसीलिए सेमी कंडक्टर डिवाइस को हमेशा थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट में रखते हैं। जहाँ पे कंप्यूटर लैब होता है वहाँ पे एसी होता है एटलीस्ट। एसी नहीं है तो आपका गरीब स्कूल या कोचिंग है तो, या कॉलेज। नहीं, इसी नहीं है तो लैब भी नहीं है। हाँ। तो हमारे लिए तो भाई देखो क्या है, कॉलेज में हमारे लिए कंप्यूटर लैब में जाने का पर्पस एक ही था कि तपिश गर्मी में इसी। एसी मिल जाए, बाकी कंप्यूटर में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं था। और मैं तो कतई इंटरेस्ट नहीं था उसमें कुछ भी करने का। मैं बोला एसी में बैठ जाएंगे, और बैठ के बाकी लोग दोस्त कर रहे हैं, मैं बस उनको देख रहा हूँ, हाँ बहुत अच्छी बातें करते रहो, आगे बढ़ो, खुश खुश रहो, है ना। बनो बहुत बड़ा कोडर, मुझे नहीं बनना कोडर, मतलब मेरा डिसीजन हो चुका था मुझे टीचर बनाया। तो मैंने क्यों इतना माथा फोड़, बस एसी में बैठे हुए हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, हाँ करते रहो करते रहो, वेरी गुड वेरी गुड। ओ माय गॉड, तुमने बग बग भी निकाल दिया, बग भी निकाल दिया। ऐसे ही चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब डिजाइन कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, बिल्कुल कैसे डिजाइन की जाती है चीजें। तो हमें क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर ढूंढना है। हाँ, तो थर्मोमेट्री में दो तरीके का मेजरमेंट होता है। एक होता है एब्सोल्यूट स्केल, एक होता है सेल्सियस स्केल, है ना। एब्सोल्यूट में होता है केल्विन में, और सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस, है ना। अब एब्सोल्यूट स्केल की खास बात ध्यान से सुनना, और खास बात यह है
कि एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एग्जिस्ट करता ही नहीं तो प्रॉपर्टी कहाँ से होगा? इंसान पैदा ही नहीं हुआ तो उसका नाम, उम्र, वजन थोड़ी मेजरमेंट करेंगे। इसीलिए एब्सोल्यूट स्केल में खास बात क्या है कि जीरो पे प्रॉपर्टी भी जीरो होती है, और कुछ वैल्यू है तो उस पर प्रॉपर्टी होती है ना। अब हम अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्स, एक्स को कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, और मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, विच कुड बी प्रेशर ऑफ गैस, विच कुड बी वॉल्यूम ऑफ गैस, और लिक्विड भी, विच कुड बी लेंथ ऑफ वायर, विच कुड बी रेजिस्टेंस ऑफ वायर, विच कुड बी एटसेट्रा। क्या मुझे क्या मालूम, कितना कुछ होता तो नहीं। तो अब एक्स प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी किसका फंक्शन है? ये प्रॉपर्टी टेम्परेचर का फंक्शन है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं एक्स को मेजरमेंट करके, क्योंकि टेम्परेचर दिखता थोड़ी है किसी को, हम तो अंधे हैं। तो हमने क्या बोला कि टेम्परेचर जो, अब देखो टेम्परेचर हालांकि है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट यहाँ पे क्या लेंगे, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ये मेजरमेंट करना है और ये हम डायरेक्टली करेंगे, ये इनडायरेक्टली मिलेगा ना, तो ये होगा डिपेंडेंट है ना। टी दिखता नहीं है, एक्स दिखता है, जो दिखता है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तुम सोचो कि सर ने जो दिखता है वो दिखता है, मतलब डायलॉग नहीं मारा, लेकिन जरूरत क्या है। और इतना ही नहीं, फंक्शन है एक्स का, ये बड़ी बात नहीं है, ये टी और एक्स का प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए। लीनियर, लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर यानी कि 1:1 होना चाहिए, ताकि मेजरमेंट हो सके। अगर लीनियर नहीं हुआ तो फिर हमें एक्सपेरिमेंट में और भी टफ हो जाएगा। हाँ, कुछ तो बोलना चाह रहे हो? मैं बस वही पूछ रहा था कि सर लीनियर होना जरूरी क्यों है। हाँ, अगर लीनियर नहीं हुआ तो हम मेजरमेंट स्केल जो है वो मान लो क्वाड्रेटिक है हमारा। तो तुम्हें कितने वेरिएबल चाहिए एक क्वाड्रेटिक को डिफाइन करने के लिए? कितने होने चाहिए कोफिशिएंट्स? 3। 3। तो अब एक्सपेरिमेंट में उतने वैल्यूज कहाँ से लाओगे? 3, यानी कि तुम्हें 3 स्टैंडर्ड प्रोसेस ढूंढने होंगे। मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका, और तुम समझ भी जाओगे थोड़ी देर में। तो एब्सोल्यूट स्केल की खास बात क्या है कि लीनियर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि जी अगर अगर टेम्परेचर जीरो होगा, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तुम मान सकते थे कि टी इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है ना, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बट जब एक्स जीरो है तो वाई जीरो है ना, तो सी होगा ही नहीं। नहीं समझे? जब एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो होगा, मतलब टी, क्योंकि एट एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी शुड नॉट एग्जिस्ट। तो अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे सर वो, अरे, जीरो क्यों। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक लीनियर क्वेश्चन है, हाँ है ना। यस सर, हाँ। तो अगर हम बोलते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है एट एब्सोल्यूट जीरो, चूंकि एब्सोल्यूट जीरो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। ठीक है। So when you try to go towards absolute zero, you enter a fourth phase of matter। मैटर का चौथा रूप है, तुमने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस है ना। चौथा पढ़ा होगा तुमने प्लाज्मा। पांचवा बता रहा हूँ मैं, पांचवा रूप है ये, फिफ्थ रूप, इसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो
क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो द मैटर विल चेंज द फेज। और ये फेज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, है ना। जो हम फिजिकली समझते हैं चीजों को, उसके बियॉन्ड है ये। और उसके बाद आता है एब्सोल्यूट जीरो। ये तो पहले तुम्हारा फेज ही चेंज जाएगा, मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मालूम क्या होता है ये? ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास चार पॉपिंस हैं। क्या है? पॉपिंस। पॉपिंस देखा है? अच्छा चलो, कैडबरी मान लो। हाँ, वो छोटी छोटी गोलियां आती है वही ना सर? हाँ। तो हुआ ये मतलब ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि पॉपिंस कभी कभी हम खरीदते हैं और भूल जाते हैं कहाँ रखा हुआ है। फिर सालों बाद वो निकलता है अलमीरा के अंदर, और तब तक सारा पॉपिंस जो है बटन से बन जाता है सिंगल सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। क्योंकि वो हीट से, टेम्परेचर से मेल्ट होकर वो यूनिफाइड हो जाता है। इट्स यूनिफाइड पॉपिंस। सुना है ना? आज सुना ना, अभी तो मैं बोला यूनिफाइड पॉपिंस। उसी तरीके से एटम का एग्जिस्टेंस होता है जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन भी बेचारा बिल्कुल उसकी एनर्जी चली जाती है। एक तरह से वो पॉपिंस बन जाता है, यानी एक तरह से फ्रीज हो जाता है पूरा एटम। तो एटम अपना एग्जिस्टेंस ही खो देता है। तो वहां पे चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब उतना देखो मैंने भी पढ़ा नहीं, अब जबरदस्ती में बोलो कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ इसका, तो बकवास बात है। प्लाज्मा में क्या होता है सर? प्लाज्मा में सेपरेट हो जाता है, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरेक्शन। यानी कि उसमें टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि न्यूक्लियस किसी भी इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। तो वहां भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता और इलेक्ट्रॉन? है। वो फ्री हो जाते हैं, आराम से घूमते हैं उसी। ये एक ऐसा समझो कि अच्छा। एक चार्ज का ग्लू क्या बोलते हैं, गुई चार्ज मान लो, गुई चार्ज, है ना। गुई समझते हो? चिपचिपा। हाँ, चिपचिपा, जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अटैच नहीं हो पा रहा है। इतना टेम्परेचर का हमेशा अलग रहता है। लेकिन अब जो एटम का डायमेंशन, जो हम कहते हैं कि भाई एक चारों तरफ जो स्पेस होता है, अगला एटम यहाँ नहीं आ सकता ना इसके अंदर। जब प्लाज्मा बनेगा तो ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ हो सकता है। दे कैन सिंक टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम। तो प्लाज्मा की डेंसिटी बहुत हाई होती है। इट इज unimaginably, you can say, harder than the any metal। प्लाज्मा लिक्विड होता है लेकिन डेंसर देन एनी मेटल होता है, किसी मेटल से काफी डेंसर होता है। यानी प्लाज्मा की डेंसिटी किसी भी सॉलिड से ज्यादा होती है, बट होता लिक्विड है ना। जैसे सन के कोर में क्या है? प्लाज्मा। अर्थ के कोर में तो क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड है तो वो लाइक अलग स्टेट ऑफ मैटर कैसे हो गया? नहीं, लिक्विड जैसा है, मतलब लिक्विड क्या है अच्छा। कॉन्सेप्ट। अभी क्या, अभी इस पे मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा अपने आप टॉपिक हो जाएगा। मैटर क्या है, फिर मैटर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैटर इज द कलेक्टिव प्रेजेंस ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल एट सम सेपरेशन। तो वहाँ मॉलिक्यूल की अपनी पहचान है, और हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किसी एक गैप पे, या हर एक एटम किसी दूसरे एटम से एक गैप पे मेंटेन है, या मतलब गैप है उसके बीच में, एक एवरेज गैप मेंटेन है। तो उस कलेक्टिव प्रेजेंस को मैटर कहते हैं, है ना। तो उसमें कोई एटम अपनी पहचान थोड़ी खो रहा है, या कोई मॉलिक्यूल अपनी पहचान थोड़ी खो रहा है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, एटम एटम, सब अपने मस्त है। प्लाज्मा में पहचान खो जाता है, इसीलिए उसको लिक्विड नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई एटम या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग। तो वो थोड़ा सा ऐसा है, मान लो। एनीवे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेजरमेंट करने के लिए एब्सोल्यूट स्केल पे हमें इतना समझ आ गया कि y इक्वल्स टू एम एक्स इज सफिशियंट। अब अगर मैं m निकाल लूँ तो मेरा काम बन गया ना। अब यहाँ पे जो अननोन कोफिशिएंट क्या है?
एम। टेम्परेचर। तो हमें एक ही सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए। क्या क्या चाहिए स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड। अब दुनिया में एक ऐसा ढूंढो प्रॉपर्टी जो इनडिस्ट्रक्टिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल हो, कोई वॉर कोई क्लैमिटी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। गेस करो। तो ये पाया गया, इसको कहा गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट एक तरह का टेम्परेचर ही है, एंड एट दिस टेम्परेचर कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, सॉलिड आइस, वेपर एंड लिक्विड वाटर all coexist in dynamic equilibrium। समझे क्या? यानी ये तीनों का एक साथ एग्जिस्टेंस होता है। ये मतलब कि अगर कुछ लिक्विड गैस बना तो कुछ गैस आइस बन जाएगा। तो किसी का भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, डायनेमिकली मेंटेन होता है। यानी कि चेंज होता है लेकिन वो डायनेमिकली मेंटेन होता है। तो अगर अगर एक से ए से बी बना तो बी से ए बन जाएगा, यानी कि सी से कुछ किसी न किसी से बन जाएगा वो। तो दे कीप ऑन फॉर्मिंग ईच अदर एंड दे मेंटेन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और यू कैन से दे को एग्जिस्ट। और ये 0 डिग्री के काफी करीब होता है। तो ट्रिपल पॉइंट किसको बोला गया? न्यूमेरिकली 273.16 डिग्री सेल्सियस को बोला गया ट्रिपल पॉइंट, सॉरी मतलब केल्विन। 0.01 डिग्री ना सर? हाँ, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ, इसका नाम ही है ट्रिपल पॉइंट। और चूंकि ऐसा जो कंडीशन है, ये वर्ल्ड वॉर से डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा ना? ऐसा तो है कि वर्ल्ड वॉर के बाद इनका कॉम्पोजिशन, ये इनका इक्विलिब्रियम किसी और टेम्परेचर पे हो गया, जो तो पुराने। सिर्फ ट्रिपल पॉइंट ही क्यों सिलेक्ट करा सर? चूंकि ये यूनिक इवेंट है, जो कि यूनिकली होता है, यानी इसके लिए एक खास टेम्परेचर पे ही होता है। इट कैनॉट हैपन एट एनी टेम्परेचर। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं कि वर्ल्ड वॉर हुआ तो अगली बार इसका वैल्यू चेंज हो गया, यानी किसी और जगह पे आके हो गया ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल नहीं, बट पॉइंट। अगर सर y=mx फॉर्मेट से ही हमें निकालना था सर, हाँ, तो आपने बोला वैसे ही वो एक लीनियर एक्सपांशन दे देते। तुम बताओ कि क्या करोगे? अरे वो तो बाद में करेगा ना, पहले तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी को रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। पहला तो काम है रेफरेंस लेना ना, उसके बाद अगला कंपेयर। पहले रेफरेंस पे वैल्यू निकालेंगे जो कि स्टैंडर्ड हो, जो कि रिप्रोड्यूसिबल इंडेस्ट्रक्टिबल, वो सब जो बातें मैंने बताई, और फिर अननोन को करेंगे मेजरमेंट, है ना? समझे क्या? यस सर। तो हम लिखेंगे कि टी, जब टी आर होगा तो एक्स टी आर होगा, यानी कि एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का एक वैल्यू है जो कि हम मेजरमेंट कर लिए, और वो हो रहा है इस टेम्परेचर पे। तो जब एक्स एक्स होगा तो टी टी होगा, है ना? और एम जो अननोन है, तुम इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 2 को, तो मिल जाएगा 2/1। क्या मिल जाएगा? टी बाई टी टी आर इक्वल टू एक्स बाई एक्स टी आर। तो टेम्परेचर कितना हो गया? तो जो भी होगा आंसर वो इसी का मल्टीपल होगा ना, इस नंबर का एक मल्टीपल होगा। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑब्जर्व करके हम निकाल सकते हैं। तो एक्स को निकाल लो इसके, अभी तुम देख लो कि क्या प्रॉपर्टी है, और फिर चेक करो कि अगर टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट होता है तो वही प्रॉपर्टी क्या होगा। किसी चेंबर में तुमने मान लो ट्रिपल पॉइंट अचीव कर लिया है, तुमने एक ऐसा कुछ सेट किया कि वो ट्रिपल, मतलब कि ये को एग्जिस्ट हो गया है। ठीक है? तो बताना ये है कि उस रूम में अगर हमने उस वायर को रख दिया, उसका कुछ लेंथ होगा ना, वो जगह एल टी आर। ठीक है? और फिर अभी लेंथ देख लो कितना है, उसको एल कह दो, इसमें डाल दो तो मिल जाएगा कि टेम्परेचर कितना है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो दिस कुड बी पी बाय पी टी आर, यानी प्रेशर, होते हैं प्रेशर थर्मोमीटर।
V बाय वी टी आई यूज करोगे तो जगह वॉल्यूम थर्मोमीटर, L बाय एल टी आई यूज कर लो तो लेंथ थर्मोमीटर, यानी कि, और अगर तुमने यूज कर लिया रेजिस्टेंस R बाय आर टी आर, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो एब्सोल्यूट स्केल का मेजरमेंट ऐसे करते हैं। क्लियर है? यस सर। अब आता है डिग्री सेल्सियस। डिग्री मतलब सेल्सियस स्केल नाम है। बाद में तुम खुद सीख जाओ कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तुम्हें लगे कि नहीं ये सब बेकार है, मैं अपना बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा कोई मना नहीं करता हम किसी को, मैं तो सब बना लो अपना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं कुछ। एक्चुअली क्या क्या, अगर वाकई में हम आज से, और अच्छा अब तुम अगर ध्यान से देखो ना, पहले रिसर्च करना है, पहले इन्वेंशन करना आसान था, क्योंकि इतना प्रेशर थोड़ी था कि बोर्ड पास करना है और फिर जॉब में जाना है। लोग खेती करते थे, कमाते थे, ऐसे मतलब खाना तो मिल ही रहा फ्री में, आराम से तो खा रहे हैं। कोई लग्जरी का कोई इतना कोई शौक नहीं है, ना ही है भी नहीं, दुनिया में कुछ था ही नहीं ज्यादा। ट्रैवल करना है तो वही अपने साइकिल से बैलगाड़ी में घूम रहे हैं। तो पूरा दिमाग था इसी सब करने में, एक्सपेरिमेंट करना एक तरह से उस जमाने का फैशन था। मतलब जरूरत थी, आप करोगे बैठ के घर में, क्या करोगे? तो सामान लेके आओगे, बैठ के बनाओगे, और कोई ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के लिए मारा मारी है कि पास हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, करो नेक्स्ट मंथ। अभी तो ये आईआईटी जेई है, इसका कंपटीशन है, इसका लिए पढ़ाई करो, ये करो, कहाँ से करेगा बच्चा? अब एक्सपेरिमेंट किया तो बाकी चीज में फेल कर जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में फेल करेगा तो पास करेगा वहां पे, वहां पास करेगा तो यहाँ पूरा मान लो कि 2 4 साल निकल गया ऐसे ही। इन्वेंशन होने की गारंटी नहीं है, जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, लग्जरी चाहिए, दुनिया घूमना है, सब तो चाहिए ना। प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम है कि सोसाइटी ऐसा बन चुका है कि बच्चे कहाँ से करेंगे रिसर्च? रिसर्च करेंगे तो उसको तुम गरीब बोलोगे कि तुम बेवकूफ हो। हाँ, तो बोले ठीक है, हम बेवकूफ तो नहीं है, हम आईटी निकाल लेते हैं, हम जाते हैं। तो रिसर्च करने वाले बच्चे रह भी नहीं गए हैं। वो एक्चुअली है भी, देखो, उनको सब फर्जी, खुद से शौक हो। फर्जी रिसर्च होता है। तो इंडिया में 95 नहीं 98% रिसर्च, देखो रिसर्च ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, 2% हो रहा है, लेकिन 2% रिसर्च काफी होता है एक्चुअली। कोई ये रियलाइज नहीं करेगा, लेकिन इंडिया में अगर ईमानदारी से 1% रिसर्च हो जाए ना, दैट विल बूम द इकोनॉमी लाइक एनीथिंग। मैं 1% की बात कर रहा हूँ। अरे अकेले न्यूटन ने इतना काम कर लिया, अकेले आइंस्टाइन इतना कर लिया, तो कितना चाहिए, कितना परसेंट चाहिए? पूरे सिविलाइजेशन में से एक बंदा काफी है। इंडिया का पॉपुलेशन में अगर जितने स्टूडेंट्स है उसका 1% ज्यादा हो गया ना। मैं बोलता हूँ 0.1% रिसर्च जेन्युइन विल टेक आवर इकोनॉमी फ्रॉम प्रेजेंट टू 1000 टाइम्स। मैं तो इतना बोल रहा हूँ, मतलब ये भी मैं समझना कि वाकई में रिसर्च जरूरी है। कोई 2 4 बंदे कर लेना काफी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। कुछ लोग, कुछ प्रोफेसर जो पागल थे पुराने वाले सठियाए हुए, वो कर रहे हैं, और बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं सच। कुछ लोग हैं, वो पागल लोग हैं, उन्हें पैसे का। बट एक वो भी होता है ना कि पीस इसीलिए स्लो गया क्योंकि न्यूटन ने जब रिसर्च करी थी, हम्म। तब उसके पहले उसने पढ़ाई मैक्स टू मैक्स ये एरिस्टोटल गैलीलियो वगैरह थे। हाँ, कंटेंट कम था। हाँ। अब अगर मैं रिसर्च के रास्ते पे चला, पहले न्यूटन आएगा, नहीं फिर नहीं, ऐसे भी नहीं फिर है। बोर, आइंस्टाइन, देखो, पढ़ते 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 मैं उनकी उम्र का हो जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ऐसी बात हूँ। रिसर्च कैसे होता है, मैं बताता हूँ। रिसर्च जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तुमने पहले जेनरिक पढ़ते, देखो तुम जब पीएचडी करते हो ना, तो पीएचडी तक को जेनरिक पढ़ाई करते हो, वो जेनरिक होता है, उसको रिसर्च नहीं कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब तुम मजबूरी के तुम पहले स्कूलिंग करोगे, 15 साल स्कूलिंग होना नहीं चाहिए। अब इतना बकवास न्यूटन ने नहीं किया है। न्यूटन ने क्लास मतलब 12 साल तक में उसने स्कूलिंग कर ली होगी आराम से। ठीक है, वो ग्रेजुएशन करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। जैसे कि जो 2012 में मिला था ब्लू एलईडी के लिए नोबेल प्राइज, जिस बंदे ने ब्लू एलईडी बनाया था ना, एलईडी, वो, उसको पीएचडी की डिग्री भी नहीं थी।
वो नोबेल प्राइज पहले जीता, बाद में मतलब पहले नहीं, मतलब नोबेल प्राइज जीतने के प्रोसेस में उसने पीएचडी किया। तो जापान में क्या है कि अगर तुमने 3 पेपर छाप दिए अपने ओरिजिनल काम, और तुमने किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके तुम बाहर के तुम पढ़ते भी नहीं वहाँ पे, तुम जाके सबमिट करो, उन्होंने अगर तुम्हारा 3 पेपर एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें पीएचडी मिल जाएगा। कोई मतलब नहीं तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तुम गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, पढ़ाई करते हो। अब ऐसा प्रोसेस इंडिया में अगर हो जाए तो मैं बता रहा हूँ कि मजा आ जाएगा। ये सिर्फ फिजिक्स में या कोई भी चीज में किसी तो? किसी 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 ये जापान में होता और उसके पहले कुछ बैचलर्स मास्टर्स चाहिए रहता? है। बेसिक 10 तक तो पढ़ाई करोगे ना। नहीं, पूछ रहा हूँ। हाँ तो वो बेसिक था, उसको तो आई थिंक 12th 12वीं पास होगा उसको। एक्चुअली मेरे कजिन के ऑलरेडी 3-4 रिसर्च पेपर्स है। हाँ किसमें? AIML इमेज और इमेज प्रोसेसिंग वगैरह में। तो रिसर्च पेपर तो उसको उसको जापान भेजो जल्दी से। नहीं, मैं उसको वही बोल रहा हूँ, अब जा भाई तू जापान। नहीं नहीं, जापान में क्या है कि दे प्रीफर इंडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस की काफी इज्जत है वहाँ पे। दूसरी बात कि उनकी इकोनॉमी एजिंग इकोनॉमी है, उनका पॉपुलेशन एजिंग है, दे नीड यंग पीपल फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। काफी सब्सिडी और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन तो मालूम है। हाँ। तो अगर जापान जाने का मन करे तो चल जाओ अभी, मतलब फ्री है सब कुछ वहाँ। और करेंसी का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कल्चरली का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि कल्चर इंडियन जैसा ही है। बस उनका वो चॉपस्टिक से खाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा। वो तो आता है उसको। हम लोग जापानीज क्यूजीन खाते रहते हैं। हाँ तो तुम सीख गए होगे फिर तो। मैं तो आज तक इसलिए नहीं खाएगा, वो चॉपस्टिक मैं पकड़ पकड़ ही नहीं पाता हूँ। तुम ट्रेनिंग दे सकते हो ऑनलाइन, तो बताना। इजी है सर। अच्छा। पहला एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहता है। हम्म। मैं ऐसे सुशी लेने गया, सोया सॉस यहाँ पे है, ठीक है। बिल्कुल। मैं ऐसे ऐसे बस मुंह में ला ही रहा हूँ, गिर गया। और वो सीधा डिप गया सोया सॉस के अंदर। ओ माय गॉड, पूरी स्प्लैश हो गया वो तो। हाँ। और अब डिप तो करना ही था, करना ही पड़ेगा। उसके बाद वापस उठा के खाया है। और क्या? नहीं मैं तो कुजिन लेता हूँ, लेकिन मैं उसे उसे फॉक्स से खा लेता हूँ, तो इंसल्ट है बट क्या है, खाना तो है। अब तो सर वो कॉर्न का छोटा सा दाना भी चॉपस्टिक से पकड़ लेता हूँ मैं। क्या बात है, ये एक्सपर्टीज। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, अब सेल्सियस स्केल आता है। अब 0 डिग्री पे कुछ जीरो तो होता नहीं है ना। ठीक है। तो अगर हम बहुत ही रेरिफाइड गैस ले लें, और रेरिफाइड का मतलब होता है कि गैस ऑलमोस्ट आइडियल के जैसा बिहेव करेगा। तो एक बहुत ही प्यारा बंदा था, उसका नाम था, क्या नाम था, चार्ल्स। अब चार्ल्स जो था वो एक इंटर्न था, यानी कि कहीं इंटर्नशिप कर रहा था या कुछ अपना लैब में। जो बच्चे होते हैं नए नए यंग बच्चे जो होते हैं ना, तो ये भी अपना कर रहा था एक्सपेरिमेंट। तो इसने ग्राफ प्लॉट किया, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर जीरो होगा नंबर लाइन पे, तो वॉल्यूम जीरो तो नहीं होगा, गैस का वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, होगा ना। और जब उसने प्लॉट की ग्राफ, तो उसने ग्राफ देखा कि एक लीनियर ग्राफ आ रहा है ऐसे। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। उसी बंदे ने, चार्ल्स ने, इसको जब एक्स्ट्रापोलेट किया, यानी कि इसको एक्सटेंड के पीछे, हाइपोथेटिकली, कि अगर ये मैथमेटिकल लाइन है, अगर इसको पीछे बढ़ाते जाए तो कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ना। तो जब उसने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया तो उसको तब मिला कि यार ये एक नंबर आ रहा है 273। ऐसे निकाला उसने कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है डिग्री में जहां वॉल्यूम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझे क्या, ये थियोरेटिकल बात है, ये तो एक्स्ट्रापोलेशन है ना। अब चार्ल्स तो था एक लैब असिस्टेंट कह लो या कुछ कह लो, इंटर्न कह लो, मुझे इसकी हिस्ट्री पता नहीं है, बट मुझे इतना मालूम कि वो एक इंटर्न या लैब असिस्टेंट था। अब चार्ल्स ने इसको भी नाम दिया, कौन सा स्केल, केल्विन स्केल बोला। केल्विन स्केल क्या है कि एक ऐसा, उसने बोला कि ये जो नंबर है, ये मेरे हिसाब से डिग्री सेल्सियस स्केल पे ये है
बट ये एक एब्सोल्यूट जीरो स्केल है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो है ये। उसने इस नंबर को क्या बोला, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन बोला। केल्विन जो था वो था लॉर्ड केल्विन। और लॉर्ड किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में होता है प्रिंसिपल, या कॉलेज में डीन होता है, तो जो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस है उसका जो हेड होता है उसे कहते हैं लॉर्ड। ठीक है। तो किसी जमाने में लॉर्ड रेले थे पहले, फिर न्यूटन भी बना था बीच में, बहुत सारे लोग बने थे। रॉबर्ट हुक वॉज द फाउंडर ऑफ रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। तो वो तो जब बूढ़े हो गए तो उसके बाद नए नए लोग बनते गए, जो भी अपने फील्ड में बेस्ट था उसको बनाया जाता था वहां पे। तो उन्हें लॉर्ड का एक तरह का इन टाइटलमेंट दिया जाता था कि ये लॉर्ड। एक्चुअली लॉर्ड कोई नाम नहीं होता है, सर ने मतलब ये प्रीफिक्स है, एज अ ऑनर टू योर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। और ये रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस देती है, बहुतों को दिया है। तो लॉर्ड केल्विन का नाम था थॉमसन। तो थॉमसन थॉमसन नाम है, लॉर्ड केल्विन का एक्चुअल नाम थॉमसन है। और चूंकि उस उनको मिला ये ऑनर बिकॉज ही वाज हेडिंग द रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस, तो बोला गया लॉर्ड केल्विन। क्यों पता नहीं। अच्छा मैं भी सोचा केल्विन क्यों बोला, पता नहीं क्यों बोला, इस पे भी हिस्ट्री होना चाहिए। कभी मिले हिस्ट्री बताना कि केल्विन क्यों बोला, क्योंकि थॉमसन से लॉर्ड केल्विन क्यों बोल गया। थॉमसन नाम होगा सर उसका। हाँ केल्विन क्या है फिर। सरनेम। अरे नहीं यार, थॉमसन टॉमी से कैलविन। ये ऐसा कुछ भी अपने मन से अरे हो भी सकता है सर। अरे नहीं मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें आता हूँ, एक्चुअल नेम ऑफ लॉर्ड केल्विन। एक्चुअल नेम ऑफ लॉर्ड केल्विन, विलियम थॉमसन। अब बताओ विलियम थॉमसन में कहाँ से आ गया, केल्विन कहाँ से गया। तो केल्विन स्केल का उसने कुछ कंट्रीब्यूशन अरे दिया था। नहीं भाई, केल्विन स्केल में केल्विन का कोई हाथ पैर नहीं है, वो तो बेचारा बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है। बस उसका नाम चेंज दिया गया है। और क्या, यही तो। सरासर क्रेडिट खाया है इंसान ने। अरे तो भाई तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ, तुमने कोई इन्वेंशन किया, तुमने बहुत ही रेस्पेक्ट, आउट ऑफ रेस्पेक्ट बोला कि चंदन सर का नाम देता हूँ। अब ठीक है रेस्पेक्ट दे सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो वहाँ काम होगा। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि काम जिसका है मैंने नाम बता दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि केल्विन क्यों पड़ा। मुझे इतना मालूम कि विलियम थॉमसन तो मालूम है, केल्विन क्यों आया। कभी मिले इस पे हिस्ट्री बताना। सर गूगल में बता रहा है कि केल्विन उसके लेबोरेटरी के पास का नदी का नाम है। हाँ अभी मैं भी पढ़ा था, टाइटल रेफर्स टू द रिवर केल्विन विच फ्लोज नियर हिज लेबोरेटरी है, बोले ना। अरे ये सब सब कुछ कहानी होता है। नदी के देवता बनने के शौक है इनके। देखा। इंसान मन चाहा कुछ भी कर ले। हम्म, समझे। ठीक है, कहानी का जो है हम गूगल है। मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैं जब याद आता तो मैं सर्च करता हूँ, मैं कभी ऐसे बैठ के सर्च नहीं करता, मुझे याद होता है कि यार ये ऐसा नाम क्यों आ गया, तो फिर सर्च करते हैं आज बैठ के। और ये सब मैं क्लास में करता हूँ, तो मैं कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं क्लास में कभी एक एक घंटा इसमें निकाल देता हूँ ऐसी हिस्ट्री पढ़ाने में। अब पढ़ाते पढ़ाते मूड चेंज हो गया कि चलो भाई कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस की हिस्ट्री। और उससे बहुत सारी बातें निकल के आती है सामने। और इससे मुझे फायदा ये होता है कि मुझे याद रखना आसान होता है। आई नो कि चार्ल्स ने ग्राफ बनाया था, पीछे खींचा था तो नंबर पे मिला। वो नंबर था -273.15। और उसने बोला कि ये डिग्री सेल्सियस का वो नंबर है जहाँ पे वॉल्यूम जीरो है, तो इसको एब्सोल्यूट स्केल बोला गया, यानी कि जीरो केल्विन बोला गया। तो अगर जीरो केल्विन इज इक्वलेंट ऑफ 273 -273.15, तो जीरो डिग्री का जगह व्हाट इज जीरो डिग्री। 273.15 केल्विन। यानी ऑब्वियस होता है कि टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच। T+273। तो यहाँ से तुम समझ जाओ कि हाँ स्केल कैसे बनाया गया था। तो अगर तुमने डिग्री सेल्सियस में 273.15, या नॉर्मली सॉल्व करने के लिए हम लोग 273 यूज करते हैं, ऐड कर दिया तो अपने आप केल्विन स्केल बन जाता है। समझे क्या।
क्योंकि केल्विन का जीरो जो है सेल्सियस में पीछे है, तो केल्विन में कुछ भी निकालना है तो मैं उतना आगे करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे डिग्री का जीरो ढूंढना है, केल्विन में मुझे 273 आगे जाना पड़ेगा, है ना? नहीं समझे? केल्विन स्केल का जीरो यहाँ पे है ना, ये वाला। तो अगर ये केल्विन है तो इसका सेल्सियस का जीरो कितना आगे मिलेगा? 273। वही तो बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि जो भी वैल्यू है डिग्री में, उसमें 273 ऐड करो तो केल्विन मिल जाएगा वो। अब कहानी इतना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे बस ये समझना है कि डिग्री सेल्सियस में जीरो पे जीरो तो नहीं होगा ना? क्या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में अगर x का वैल्यू हम डालते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या y जीरो मिलेगा क्या? तो यहाँ पे c और m दोनों क्या हो गए? अब दो दो हो गए ना वेरिएबल्स। हाँ। इस इक्वेशन को सही से लिखने के लिए हमें दो दो वैल्यू चाहिए ना। तो अब एक्सपेरिमेंट हो गया टफ। सारे साइंटिस्ट मिले लंच पे या टी पार्टी पे, शाम के चाय के नाश्ते पे मिले। लो और भाइयों, क्या लगता है एम और सी को कैसे हटाया जाए? और देखो, चाय गर्म है, यानी पानी बॉईल क्या होगा? तो बॉइलिंग कर दो 100, तो सही बात है। और ठंड पड़ेगी तो जम जाएगा, तो फ्रीजिंग कर दो 0। अच्छा, अपनी मर्जी से सबने अपना नाम दे दिया कि बॉइलिंग और फ्रीजिंग दो इवेंट है, और उस इवेंट को सबने अपने अपने हिसाब से नाम दे दिया। इस तरह से अलग अलग स्केल बना। अब स्केल कुछ होता नहीं है एक आइडिया है कि अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं तो स्केल बना कैसे गया तो पहले स्केल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सबने लिया, इसको बोलते हैं स्टीम पॉइंट। तुम चाहो तो बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो, BP, और फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हो, ठीक है। तो अब सेल्सियस होता है कि देखो सबके पास डंडा सेम है, यानी सबको एक डंडा दे दिया गया, 1 यार्ड स्टिक। और सबने बोला कि अब देखो सेल्सियस सेल्सियस क्या बोला बोला कि देखो, फ्रीजिंग जब होगा तो उसको 0 नंबर देते हैं, और बॉइलिंग को बोलते हैं 100। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आया भाई, चलो फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट जो था वो था कंपाउंडर। कंपाउंडर तो क्लिनिक में काम करता था वो। अब ये भाई साहब महान थे, इन्होंने आर्म पिट टेम्परेचर को 0 बोल दिया। अब जो जहाँ काम करता है उसके हिसाब से वही दिमाग लगाता है, ठीक है। अब इतना गंदा था, मतलब आर्म पिट 0, छी। और अब सर उसने, अजीब इंसान था मतलब। आर्मपिट टेम्परेचर साल लो क्यों गया सर? 0 फ़ारेनहाइट। उसने आर्म पिट को 0 बोला, ठीक है। तो फ्रीजिंग सर पॉइंट, 32 फ़ारेनहाइट पे तो 0 डिग्री सेल्सियस आता है। नहीं सुन तो लो, वही तो बता रहे हैं उसने अच्छा। आर्म आर्म पिट को बोल दिया मालूम कितना? 0। बाद में चूंकि सेल्सियस जब बन गया तो उसको रियलाइज हो कि आर्म पिट तो 32 डिग्री पे आता है। नहीं समझे? अच्छा। समझ रहे हो? तो हाँ। उसने क्या किया था, उसने फ्रीजिंग पॉइंट को 0 बोला, ठीक है, और बॉइलिंग को उन्होंने 180 बोल दिया। पर अच्छा। वो 0 मान, एक्चुअली वो 0 जो है उसका दिमाग में 0 जो चल रहा है, उसके सबसे फ्रीजिंग पॉइंट भी आगे चला जाएगा। यानी कि बेसिकली उसने क्या किया था, आर्म पिट को 0 बोला था, ठीक है। और उसने अपर स्टीम पॉइंट को, उसने देखो उसने फ्रीजिंग लिया नहीं था, उसने आर्म पिट को 0 बोल दिया और 180 ले लिया स्टीम पॉइंट। बाद में रियलाइज क्या हुआ कि आर्म पिट खुद 32 आ गए हैं 0 से, ठीक है। तो 32 ऐड कर दिया बाद में, इसलिए एक अजीब सा नंबर आ गया ना, 32 एंड। 212। अब हम सब सोचते हैं कि ये अचानक से कोई पागल ऐसा क्यों सोचेगा 32, 212। भाई तमीज का नंबर सोचता, उसने नंबर तमीज का सोचा था, उसने 0 180 किया था, ठीक है।
बाद में जब उसको मालूम चला कि स्टैंडर्ड अलग अलग चल रहा है, जैसे दुनिया में फ्रीजिंग पॉइंट को लोग मान रहे हैं कि रेफरेंस नीचे का रेफरेंस, उसने आर्म पिट को नीचे रेफरेंस मान लिया। अब महान लोग हैं, ठीक है। ऊपर सब मैंने माना 100, लेकिन चूंकि होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी में इवन ए स्मॉल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज यूजफुल। उसने डिविजन्स बढ़ा दिए। उसने क्या किया कि इस स्केल को 180 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझे क्या? फिर आता है रैंकाइन, आता है रैंकाइन, ये आता है रोमर। तुम चाहो तो अपना बना लो। प्राइड स्केल ऑफ टेम्परेचर, डिग्री पी। सर अगर अब बताओ भाई। इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में अगर कॉलेज का प्रोफेसर बन गया, जो हाँ बहुत अनलाइकली है बट अगर बन गया, तो तो मैं क्लास में मेरे यूनिट चला रहा हूँ, ठीक है। चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इसमें बुराई नहीं। प्राइड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और क्या ही, मेरा भी तो क्रेडिट दे देना इसमें। हाँ हाँ, चार्ल्स की जैसे है 20 ना, तक आपका सर, चिंता मत करो। बी लाइक ए चार्ल्स। अच्छा देखो, अब तुम्हें फ्रीडम है, बताओ तुम्हें पानी को बॉल किस पे करना है, किस नंबर पे? तुम जहां बोलोगे वहीं बॉल कर दूंगा मैं। तो जीरो ही तमीज का लग रहा है मुझे। ए बॉल जीरो पे करोगे, क्या बात कर रहे हो? अरे फ्रीज, अच्छा बॉयल। हाँ, अरे कर सकते हैं सर, थोड़ा प्राइड रखना है ना। अरे यार जीरो पे थोड़ा अच्छा करो, नंबर चेंज करो चलो। अच्छा पहले फ्रीजिंग बताओ, फ्रीजिंग गुनगुन होता है, गुनगुन नहीं, बता। हम स्केल उल्टी चलाएंगे सर। वो जो करना जितना है। नंबर ज्यादा उतना ठंड ज्यादा। हाँ, ये तुम लगेगा कि भाई बॉलिंग हो रहा है कि लोग ठंड फील नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अच्छा ठंड लगेगा उनको कि भाई 0 डिग्री पे बॉल हो रहा है। ऐसे बॉलिंग 0 पे होता है, मैं बताऊंगा बाद में। वो प्रेशर। नहीं नहीं, प्रेशर नहीं, मैं बताऊँ, हाँ प्रेशर ऑब्वियस बात। हाँ हाँ। तो हम करेंगे, पढ़ेंगे भी, इनफेक्ट वो क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि हाउ टू बॉयल वाटर एट 0 डिग्री। प्रेशर कम करके ना सर। हम्म। हाँ। प्रेशर 0 करके वैक्यूम बनाकर। अच्छा। बॉइलिंग कुछ होता ही नहीं ना, अरे वो तो तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमोस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। हाँ, तो वो बाहर से हटा दो तो अपने आप सब वेपर बन जाएगा अपने आप, खुद पे खुद। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल। बोलो सर। अरे तुम बताओ ना, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या बना है प्रायोरिटी स्किल का? हाँ गुरमू से पूछा था मैंने, क्या बना है, क्या नीचे क्या लेना है? सर -100 ले लो। सारे सन की लोग हैं। -956। लो भाई, नहीं चलो माइनस, गुरु ने बोल दिया तो मान लेते चलो। और तो बॉलिंग बता दो। 0। 256। इसका तो अलग ही पता नहीं, दुष्पन ये बाइनोमियल चलाता है, चलो। बहुत ही बकवास स्केल है, लेकिन ठीक है जो है सो है। प्राइड रखना है ना सर थोड़ा। और इसके डिफरेंस कितना हो गया, 356। तो इसको हमने 356 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके इतने डिवीजन आते हैं। रैंकाइन का मुझे याद नहीं आ रहा है, 90 और 294 होता है सर, 94 24। रैंकाइन स्केल, हाँ 459 है एंड 7, ठीक है। तो रैंकाइन ने लिया 459.7 मान लो रफली, इसको डिग्री आर कहते हैं। और ये जगह हमारा, उसने भी इतने माना था 559। और नंबर ऑफ डिवीजन, 100। रोमो का तो पता है रोम। नंबर ऐड करवा रहे हैं सर सेल्सियस वाली स्केल में। क्या? सेल्सियस और ये रैंकायर की स्केल में। हाँ सेम डिवीजन सेम है। हाँ, तो बस नंबर ऐड करवा रहे हैं, तो फायदा क्या है। वो कुछ हुआ होगा हिस्ट्री में, मुझे क्या पता, सब कुछ मैं ही बता दूं, तुम लोग को क्या करोगे?
फिर सर? रोमर में बॉइलिंग पॉइंट माना है 60 को। एंड ये माना है 7.5। सब पागल लोग हैं, पता नहीं, सब कुछ भी करते रहते हैं। खैर मुझे उसका मतलब नहीं है, जो किया है किया। ऐसे भी हमें सब पढ़ना होता नहीं। हाँ, तुम्हें आना चाहिए डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल, और तुम्हारा अपना पर आइडिया आना चाहिए। यहाँ पे डिवीजन कितने हैं? 100। यहाँ पे डिवीजन है 180 डिवीजन। देखिए हर एक डिवीजन एक यूनिट बन जाए ना, यूनिट। अरे डंडा सबका सेम है, तो डिवीजन बढ़ाओगे तो साइज का जगह घट जाएगा। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस। किसी चीज का टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाओगे तो सेल्सियस स्केल पे वो 1 से कम बढ़ा ना। नहीं समझे? समझ गया ना? रफली आधा ही होता है, क्योंकि 180 है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है इसका डिवीजन। तो 9 बाय। हाँ, 9/5 है ऑब्वियसली। एनीवे, तो बात है कि एक लास्ट स्केल भी इसमें डाल ही देता हूँ मैं। केल्विन। अच्छा, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। डू नॉट राइट डिग्री केल्विन। अगर ऐसा लिखा तो तुम्हें अमेरिकन स्कूल से बाहर निकल दिएगा, और यूके से भी। ओनली के। तो डिग्री अपीयर्स बिफोर एवरीवन, नॉट बिफोर के। क्योंकि वो डीन है ना, तो उनके पीछे डिग्री नहीं लगाते। सस्ता नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्सियस रैंक। लॉर्ड है। वो लॉर्ड है भाई। तो और इनको बता रहा हूँ कि अगर तुमने बाकी में केविन को पहले डिग्री लगा दिया, तो एग्जाम में नंबर जीरो मिल जाएगा। तुम अगर यूएस या यूके में पढ़ते हो तो तुम जेल भी जा सकते हो। मतलब मैं बता रहा हूँ इतना। हमारे स्कूल में तो टीचर खुद कर देते हैं सर। उनको जेल तुम डाल दो। रेस्पेक्ट है, क्या है कि मैं भी रेस्पेक्ट देता हूँ काफी। सॉरी। 273। मैं 0.15 नहीं लिख रहा हूँ। बहुत बेकार लगता हूँ। नंबर सब हो जाता है। अब हमें इन सभी स्केल में एक रिलेशनशिप ढूंढना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर दो। जहां कट कर इसको के कह दो, जहां यहाँ कट कर सी कह दो, इसको एफ कह दो, इसको आर कह दो, इसको आर कह दो, इसको आर ओ कह दो, पी कह दो। ठीक है। अब ये लेंथ अपन फुल लेंथ क्या होगा? सबका सेम होगा ना। मेथड कोई सा भी तुम करो, लेकिन डंडे का फ्रैक्शन सबका सेम होगा ना। तो जितना भी डिवीजन उस लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ना, उसके नीचे जितने डिवीजन है, अपन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन का रेशियो सेम होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। क्योंकि सबके लिए उतना फ्रैक्शन हो रहा है। तो इसको लिखना सीखना है हमें। हाउ टू राइट फ्रैक्शन। केल्विन में क्या लिखोगे? K-273/100। अब यही फ्रैक्शन डिग्री में क्या लिखोगे? C-0/100। C/100। और फरहैंड में क्या लिखोगे? F-32/100, 180। और रैंकाइन में क्या लिखोगे? R माइनस। और प्राइड में? वो अपना। कुछ भी करते हो, यही होता है। दिस इज हाउ यू कनेक्ट ऑल द स्किल्स। तो तुम किसी भी स्किल से आपस में जोड़ सकते हो, अपना स्किल, प्रायर स्किल, है ना। दुनिया में जितने स्किल है सबको तुम एक ही आइडिया से लिंक कर सकते हो, क्योंकि सबके लिए रेफरेंस सेम है ना। सबको बॉयल करना है और फ्रीज करना है, और कुछ तो करना होता नहीं। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है दुनिया में, कि भाई सबको फॉलो करना है एक ही रूल, नहीं तो फिर बहुत ही वो हो जाएगा। हॉच पॉच, समझते हो? हॉच पॉच। हाँ, मतलब कि दुनिया में सब कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि आपस में हम लोग एक्सचेंज कर सकें टेक्नोलॉजी का। मतलब कि आपने लिख दिया उधर फुट पाउंड में, यहाँ चल रहा है किलोग्राम, है ना, मीटर। और हमें रिलेशनशिप पता ही नहीं दोनों के बीच का, क्योंकि हम न कभी अमेरिका गए और ना ही किताबें पढ़े कभी। तो ऐसे तो लफड़ा जाएगा, है ना। तो तुम गए केक लाने के, केक कैसे बिकता है? पाउंड के हिसाब से।
हाफ पाउंड का केक लेके आते हैं, 1 पाउंड का। और देखो इससे ये प्रूव होता है कि केक जो है वो इंडियन तो नहीं है, ये बिल्कुल एक तरह का फॉरेन आइडिया है। अपना तो गाजर का हलवा हो गया, वही केक है ना, प्लम केक हो गया, या कुछ ही बना लो देसी वर्जन केक का, हाँ नवा। खांडवा बना लो, ठीक है। वो सब केक जो है ना, वो चीज, वो बटर, ब्रेड का लेयर, वो सब तो बिल्कुल फॉरेन आइडिया है। बट नेवरदलेस मैं भी खाता हूँ, अच्छा लगता है कभी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है कि बुरा है, खाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाँ, बर्थडे से याद है, बर्थडे केक भिजवा देना। आपका कब बस है? मैं नहीं बनाता डिफरेंस, अरे पर है कब ये तो बताओ। मुझे खुद नहीं नहीं पता। भेजूंगा कि मैं इस सब चोचले में पढ़ के पढ़ाया नहीं बचपन से, ये बर्थडे अरे मनाओ। आपको विश भी नहीं करूंगा पर डेट तो बताओ। नहीं, क्या ये सब परेशान करना है? देखो ना, ये सारे जो स्केल है, स्केल से आ गया। अभी ये भी समझ में आना चाहिए कि केल्विन का जो डिवीजन है और सेल्सियस का डिवीजन क्या सेम है ना। और जब डिवीजन सेम होता है तो 1 केल्विन बोलना या 1 डिग्री सेल्सियस बोलना सेम होता है एक्चुअली। चेंज चेंज ना। चेंज वाइज, हाँ चेंज वाइज। नहीं, चेंज ऑफ 1 केल्विन सेम है चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, बट दिस इज नॉट सेम एज चेंज ऑफ 1 Fahrenheit, 1 डिग्री Fahrenheit, and which is absolutely not equals to the 1 degree changing degree pride। क्योंकि डिग्री प्राइड जो है बहुत ही छोटे स्केल वाले लोग हैं, उनका एक डिवीजन का कोई वैल्यू ही नहीं है, औकात ही नहीं है। सर तुम्हें, हम भी डिग्री नहीं रखते हैं। हाँ तुमने बस तुमने राइट। तुम्हारा 1 यूनिट कितना छोटा होगा इसमें तो। तुम प्राइड स्केल बनाने के चक्कर में तुमने इसको ऐसा उल्टा बना दिया बिल्कुल, इसकी कोई औकात The ही नहीं। sensitivity brings accuracy, sir. Accuracy is our motto. हाँ चलो ठीक है, एक्यूरेसी अच्छा है। हाँ एक्यूरेसी बढ़ जाएगा क्योंकि तुम बहुत ही बारीक मेजरमेंट कर सकते हो, ये तो अच्छी बात है। तो -1000 कर दो। यहाँ पे एक और चीज डाल दो। हम बहुत ही हाईली एक्यूरेट स्केल है। और ये डिवीजन तुम बनाओगे कैसे, कौन सा पेंसिल लेके आओगे बारीक शार्पनर से जो तुम बनाओगे इतने सारे। दुनिया में मौसम की कमी नहीं है सर, कोई ना कोई पागल मिल ही जाएगा जो कर देगा वो। हम्म, हम्म, पता नहीं कौन सा डंडा लेके आओगे, 6 किलोमीटर लंबा होगा, उसमें बनाओगे। ये स्किल मार्केट में बिक नहीं सकता ये है। तो स्किल्स में आगे स्किल तो कुछ नहीं है। अब बात ये है कि अगर हमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से बनाना हो स्केल, ये तो हो गया कि स्केल की बात हो गई, ये हो गया रिलेशन बिटवीन स्केल्स जो दुनिया में डिफाइंड है पहले से। अब हमें मेजरमेंट करना है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो सेल्सियस स्केल के लिए, फॉर सेल्सियस स्केल हमें मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है, 0 डिग्री फिक्स है, 100 फिक्स है। तो अननोन फिक्स हो जाएगा ना। जीरो पे प्रॉपर्टी बोलते हैं x0, जब होगा 100 प्रॉपर्टी विल कॉल x100 एंड दिस इज कॉल्ड xt। सिंपल है। क्योंकि m और c दो वेरिएबल्स है तो हमें दो स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, और दोनों मिल गया है ना। कैसे, y अगर 0 है, m x क्या जगह x0 प्लस c, तो c कितना आ गया। -mx0। चलो यहाँ डालो, तो y 100 है तो x क्या जगह, m कितना आ गया। अरे, यहाँ तक क्लियर है, बताओ हाँ है ना। यस सर। और लास्ट, कि अगर y हमारा y है यानी कि t है, तो m क्या हो जाएगा, m xt प्लस c। तो यहाँ पे डालना क्या होगा हमें, m और c की वैल्यू, जो कि आसान है। तो यू कैन ऑल्सो दिस इज m इंटू एक्स टी माइनस x0, राइट।
सी को यहाँ से डाल दिया यहाँ से। ठीक है जी। और एम निकाल चुके हो ना तुम तो। तो अननोन मिल गया, अननोन। टी क्या हो गया, एक्स टी माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स जीरो इंटू 100। तो तुम डिग्री सेल्सियस की जगह तुम चाहो तो कोई और स्केल, जैसे कि तुम फ़ारेनहाइट भी ले सकते हो। कैसे? अगर ये फ़ारेनहाइट होगा तो यही होगा, इक्वेशन यही होगा। तो यहाँ लिखोगे क्या आप, एक्स जीरो हो जाएगा एक्स 32। तो वाई अगर 32 है तो ये जगह एक्स 32, वाई 212, तो एक्स 212। और फिर डिफरेंस 180 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जगह एक्स एफ माइनस एक्स 32 बटा एक्स 212 माइनस एक्स 32 इंटू 180 है ना। नहीं समझे? तो हम कोई भी स्केल जो एब्सोल्यूट स्केल नहीं है, वी कैन डिजाइन द मेथड, राइट। तो हमें बेसिक यस। दो ही चीज पढ़ना होता है, जैसे तुम जब किताब पढ़ोगे यानी क्वेश्चन करोगे सॉल्व, तो तुम्हें डिग्री सेल्सियस पढ़ना होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन इसी दो पे आते हैं, सेल्सियस और केल्विन पे आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्केल यही दो है, खत्म। तो हमने मस्ती मस्ती में हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा सा स्केल ही पढ़ लिया, और कैसे बनाते हैं ये सब स्केल वो भी सीख लिया। अब कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें इतना मुश्किल लगेगा नहीं, तुम्हें लगेगा हाँ ठीक तो है, नॉर्मल है इसमें क्या है। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज एक चैप्टर ओके खत्म, सर। कल चालू करेंगे हम लोग क्या है, स्केल, कैलो एक्सपेंशन होगा तो। सारे चैप्टर्स की साइज इतनी इतनी है क्या सर? अरे बहुत छोटे छोटे होता है, जैसे नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर खत्म। एक क्लास में एक चैप्टर। मतलब यहाँ पे समझो कि 1 to 3 में 3 लेक्चर लगेंगे, 4 में लगेगा 2 लेक्चर, 6 में लगेगा 1 लेक्चर, 7 में लगेगा 1 लेक्चर बस। फर्स्ट लॉ वो तो, अरे सब मेरा मेरा आराम से होता है, मेरा 1 लेक्चर में सब हो जाता फर्स्ट लॉ तो ऐसा ज्यादा बैच ज्यादा है, रोज का है। है। रोज का है, सेकंड लो रोज का होता है एक्चुअली। नहीं मतलब फर्स्ट लॉ तो कुछ ज्यादा ही पढ़ रखा है, मतलब बार बार पढ़ रखा है। तो जीवन में सबसे ज्यादा यूज सेकंड लो होता है, फर्स्ट लो पढ़ते हैं, यूज करते हैं सेकंड लो। सेकंड लॉ कैसे यूज होता है सर मैक्सिमम? नहीं समझ में आ रहा, तुम सुबह उठते हो, हाँ। जाते हो कहीं हाँ। हल्का होने के लिए, हाँ। फिर दिन भर खाते पीते हो, हाँ। सोते हो, हाँ। फिर जाते हो। हाँ। तो ये साइक्लिक प्रोसेस ना, साइक्लिक प्रोसेस। हाँ। तो ये साइकिल चलने के लिए तुम्हें दिन में जाना जरूरी है, यानी सिंक हाँ। चाहिए, और खाना मिलते रहे, यानी सोर्स चाहिए खाने का। हाँ। सोर्स है, सिंक है, और साइक्लिक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कार्नट साइकिल। चलो हो गया खत्म। यही है करंट साइकिल। तो जो जीवन में साइक्लिक होता है उसके लिए दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक सोर्स एक सिंक। तुम डेली यूज करते हो ना, अगर यूज नहीं किए तो केवल सोर्स हुआ सिंक नहीं हुआ तो खत्म, इंजन डेड, एंड यू आर द इंजन, राइट। इतना सिंपल तो फिजिक्स है, काम खा के लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। चलो गुड नाइट। वही ना, होते हैं कुछ लोग जिसको समझ नहीं आती हुई। चलो मैं